Hello everyone, this is Praveen Agrawal, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट शिखर क्लासेस इंदौर और हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं शिखर क्लासेस 10th बोर्ड प्लस मैथमेटिक्स के लेक्चर्स। ये प्लस का क्या मतलब है, ये देखते हैं कि प्लस में आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें बच्चों को सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लास 10th मैथ के लिए अगर कोई सिंगल चैनल देखना हो जिस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो तो वही चैनल है शिखर क्लासेस इंदौर का चैनल। तो इसमें हम आपके पीवाईक्यूज कवर करेंगे अलॉन्ग विथ थ्योरी, और पीवाईक्यूज में हम सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों के बच्चे के लिए कवर करेंगे। हाँ, सिलेबस दोनों का सेम है, जैसे कि पता है दोनों ही एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं। जहाँ तक क्वेश्चंस के पैटर्न की बात है वो दोनों में अलग है। जैसे कि एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि एमपी बोर्ड में मैथ्स और कॉलम टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं। सो उनसे क्या होगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे और साथ के साथ कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड के प्लस लेवल पे जाके, ऊपर लेवल पे जाके। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे जाके जिन बच्चों को मैथ्स कंटिन्यू पढ़नी है, चाहे वो साइंस मैथ्स लें, चाहे वो कॉमर्स मैथ लें, या फ्यूचर में वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे मैथ्स काम में आएगी, तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्टअप है क्लास 10th की, और क्लास 10th की मैथ इन सभी में बहुत काम में आएगी, तो आपको आगे लाइफ में बहुत आसानी रहेगी। तो हम बोर्ड के कंसेप्ट को जहाँ पे भी थोड़ा सा डीप जाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे थोड़ा सा डीप जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा डीप हम जाएंगे। ऑलराइट बच्चों, वो थोड़ा सा डीप जाने के चक्कर में होगा क्या ना कि आप 10th के बोर्ड में भी अगर कोई टफ सा क्वेश्चन भी आया 10th के सिलेबस में सी, तो भी आपसे बन जाएगा। तो आप एज हाई मार्क्स एज पॉसिबल लाने की क्षमता फिर रखेंगे। तो जो पहला चैप्टर है 10th का वो है रियल नंबर्स। एक और चीज़ है कि जो 9th और 10th की मैथ्स है वो काफ़ी सिक्वेंशियल है, यानी कि 10th की मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो 9th में ही शुरू हो जाते हैं, फिर 10th में उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे प्रीरिक्विजिट की जरूरत पड़ेगी कि 10th का कोई टॉपिक समझने के लिए 9th का टॉपिक भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मैं यहीं पे कवर कर लूंगा। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर से हम ग्रेड 9 के नंबर सिस्टम है वहां से रिकैप करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो जो सबसे पहले सबसे बेसिक टाइप के नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो जस्ट इमेजिन जब ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हो रही थी तो नंबर्स भी इवॉल्व हो रहे थे। तो सबसे पहले लोग ये काउंट करते थे कि है ना, मेरे पास कितने, मान लो कि एनिमल्स है, लेट्स से गाय बकरियां वगैरह कितनी है मेरे पास, या फिर मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स है। उसके बाद धीरे धीरे सिविलाइजेशंस इवॉल्व हुई। अच्छा, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स ये होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन लेके, एंड इनका कोई एंड नहीं होता है, इनफाइनाइटली मैनी तक होते हैं। इनको डिनोट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैपिटल एन। फिर कंसेप्ट ऑफ नथिंगनेस आया, जो कि जिसका कंसेप्ट एज अ प्लेस होल्डर इंडिया ने दिया था वर्ल्ड को। तो वहां से आया मेरे पास होल नंबर्स, कि इनके बिना नंबर्स अधूरे थे, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे पास क्या है? तो मेरे पास जीरो है। तो इस लिस्ट में सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे और साथ में एक जीरो भी आएगा। तो ये मेरे हो गए नेचुरल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं प्राकृत संख्या। फिर आ गए मेरे पास इंटीजर्स। तो क्या हुआ, धीरे धीरे कॉमर्स शुरू हुआ, ट्रेड शुरू हुआ, वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हुआ। तो मान लो कि मैंने आपसे कोई वस्तु ली और आपको कुछ भी नहीं दिया, है ना, तो मैं उधार में चला जाऊंगा तो मेरा बैलेंस एक तरह से नेगेटिव हो जाएगा। तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं और जीरो भी आता है। तो 0 1 2 3 ये सारे होल नंबर्स तो इसमें आते हैं। इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 इस तरह से भी आते हैं। इधर आप जाओगे एंड में तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, इधर आप जाओगे एंड में तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको डिनोट करने के लिए हम या तो लेटर Z या Z यूज करते हैं, या फिर अपन कभी कभी कैपिटल I भी यूज करते हैं। Z stands for Zahlen, which is the German word for numbers। तो जर्मन में Zahlen होता है नंबर्स, तो इसलिए इंटीजर्स को हम Z से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं मेरे रैशनल नंबर्स। अब देखो, रैशनल नंबर्स की जरूरत कहाँ पड़ी? माना कि आपको एक केक है, उसको 5 अलग अलग लोगों में डिवाइड करना है, तो किसी को भी पूरा केक तो मिलेगा नहीं, तो हर एक को बराबर मिलना चाहिए, अदरवाइज लड़ाई हो जाएगी। तो हर एक को कितना मिलेगा? 1/5 ऑफ द केक। तो ये जो वो नंबर्स होते हैं जिनको आप दो नंबर्स के रेशियो की फॉर्म में लिख सको, इसलिए द नेम रैशनल नंबर्स, जिनको रेशियो की फॉर्म में लिख सके। कौन से रेशियोज की फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में, जहां पे P और Q दोनों मेरे इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स।
और इनको डिनोट करने के लिए हम लेटर Q यूज करते हैं, जिस Q स्टैंड्स फॉर कोशेंट, है ना। आप चीजों को डिवाइड करते थे, कोशेंट आता है, रिमाइंडर आता है, तो Q स्टैंड्स फॉर कोशेंट। एग्जांपल्स की बात करें तो 1/3, 2/5, -7/4, इवन 2, 3 जैसे जो होल नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है, -5, उनको भी आप 2/1, 3/1 या -5/1 इस प्रकार से लिख सकते हो, इसलिए ये सारे भी रैशनल ही होंगे। तो वी कैन से दैट ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल्स बट नॉट ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो यहां तक मेरे हो गए रैशनल नंबर्स। अब कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप दो इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख पाते। वो कहां से आए? वो ज्योमेट्री से आए मेनली मेरे पास, कि अगर आप एक स्क्वायर ले, जस्ट इमेजिन कि एक बहुत पुराने स्ट्रक्चर से इजिप्ट के पिरामिड्स। अब अगर पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं तो उनको ज्योमेट्री का पता होना चाहिए। तो आप एक ऐसा स्क्वायर लो जिसकी साइड्स इंटीजर है, माना कि साइड्स 1, 1 है, तो उसका जो डायगोनल होगा पाइथागोरस थ्योरम से वो आएगा √2, जिसको आप किसी भी दो इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वैसे आप कोई भी सर्कल लो, अगर आप उसके डायमीटर और उसके सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर का रेशियो लोगे तो वो हमेशा पाई आएगा, वो भी एक इरेशनल नंबर है। तो ज्योमेट्री से ऐसे कुछ नंबर्स निकल कर आए जिनको आप किसी भी दो नंबर्स के रेशियो की फॉर्म में नहीं ले सकते, तो इसलिए उनको नाम दे दिया हमने इर्रेशनल नंबर्स। द नंबर्स व्हिच आर नॉट रेशनल, यानी कि नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इसके हम एग्जांपल की बात करें तो √2, √3, लेट्स से 3 की पावर 1/5, है ना, पाई, और इस प्रकार के बहुत सारे नंबर्स जो कि होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और इन्हीं सभी नंबर्स को मिला के, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर्स बनते हैं वो बनते हैं रियल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम कौन सा लेटर यूज करते हैं? QC, C स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो रैशनल नहीं है। और अगर आप Q और QC दोनों को मिला दोगे तो आपको मिल जाएंगे रियल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। और इनको डिनोट करने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका होता है यूजिंग समथिंग कॉल्ड ए नंबर। ये एक लाइन है, इसमें दोनों साइड आपके नंबर्स है, तो इसको हम बोलेंगे नंबर। बीच में 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर्स है 1, 2, 3, इधर नेगेटिव नंबर्स है -1, -2, -3, ठीक है, 4, 5 वगैरह वगैरह। नाउ लिखने को तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लिख रहा हूँ, पर ऐसा नहीं कि इसमें बाकी के नंबर्स नहीं, इसमें रैशनल नंबर्स भी है। जैसे मैं हाफ की बात करूंगा तो वो 0 और 1 के एकदम बीच में आएगा। अगर मैं √2 की बात करूंगा जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.414 होती है, तो वो 1 और 2 के बीच में आएगा। इस प्रकार से जो भी रियल नंबर्स है, आप इस लाइन पे कहीं भी अपनी पेंसिल रखो तो आपको एक रियल नंबर मिलेगा। क्या रैशनल नंबर मिलने की गारंटी है? नहीं। क्या इर्रेशनल नंबर मिलने की गारंटी है? नहीं। परंतु आप इस पूरी लाइन पे कहीं भी अपनी पेंसिल रखेंगे तो आपको एक रियल नंबर मिलेगा। सो बच्चों, अब हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की एक बहुत ही अच्छी विजुअल टेक्निक सीखते हैं, जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। इसमें हम क्या करेंगे, ये सभी नंबर्स है, इसको एक हम रेक्टेंगल के अंदर डिनोट करेंगे, और वो रेक्टेंगल होगा रियल नंबर्स का। फिर उसके अंदर हम गोले बनाएंगे, ये जो पहला गोला होगा वो होगा रैशनल नंबर्स का। उसके अंदर फिर आएंगे सारे इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स के अंदर आएंगे सारे आपके होल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर आएंगे आपके सारे नेचुरल नंबर्स। तो मैं धीरे धीरे अगर अंदर से बाहर चलना शुरू करूं तो ये है नेचुरल नंबर्स का, ये हो गया होल नंबर्स का, ये हो गया इंटीजर्स का, ये हो गया रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर के बाहर जो नंबर्स है वो है इर्रेशनल नंबर्स, और जो सबसे बाहर नंबर्स है वो है रियल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, वो सारे अंदर हैं। नेचुरल नंबर के बाहर और होल नंबर्स के अंदर सिर्फ एक नंबर है 0। वो नंबर्स जो होल नंबर्स के बाहर और इंटीजर्स में वो है -1, -2, -3 एंड सो। वो नंबर्स जो रैशनल है पर इंटीजर नहीं, वो है हाफ, 5/4, -7/3 एंड सो ऑन, इस प्रकार के नंबर्स। और वो नंबर जो रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है, उसमें √2, √3, 5 की पावर 1/7, है ना, पाई, इस प्रकार के बहुत सारे अन्य नंबर्स ऐसे हैं जो इर्रेशनल है, और इन सभी को मिला के क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। तो आप देख सकते हैं, इसको सबसेट बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, कि जो नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर के सबसेट्स हैं, होल नंबर इंटीजर के सबसेट है, इंटीजर रैशनल नंबर के सबसेट है, और रैशनल नंबर रियल नंबर्स के सबसेट है। उसी प्रकार इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर के सबसेट हैं। अब हम देखते हैं वेरियस
स्पेशल टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसमें जो सबसे फेमस टाइप के नंबर्स आते हैं वो आते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होता है डेफिनेशन क्या होती है प्राइम नंबर्स। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्राइम नंबर्स इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये बाकी सभी नंबर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आप जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। ये रिजल्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी बोलेंगे। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं which are divisible by only one in itself, जिनके exactly two divisors हो, two factors हो। तो these are the numbers, the natural numbers। अगर मेरे को एकदम प्रिसाइज डेफिनेशन लिखानी है तो मैं ऐसे लिखाऊंगा कि the natural numbers which have exactly two factors, ना कम ना ज्यादा, exactly two factors। कौन से exactly दो factors? one and itself, कि एक फैक्टर तो वन होगा और एक खुद होगा। तो इस डेफिनेशन से वन तो प्राइम नहीं होगा क्योंकि वन का तो एक ही फैक्टर है, जबकि प्राइम नंबर के एक्जेक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। हाँ, टू एक प्राइम होगा और वो सबसे छोटा प्राइम है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? टू। फिर थ्री, फिर फोर प्राइम नहीं है क्योंकि फोर के तीन फैक्टर्स है, वन टू का फोर, वन टू एंड फोर। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम आएगा फाइव, फिर आएगा सेवन, उसके बाद आएगा 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। मतलब नंबर ऑफ प्राइम्स जो वो इनफाइनाइट होते हैं। इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रूफ यूक्लिड ने दिया था। जो नंबर ऑफ प्राइम्स होते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, और इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रूफ यूक्लिड ने दिया था। सो जहाँ तक 1 से लेकर 100 तक की बात है तो उसमें 25 प्राइम्स आते हैं। आप चाहे तो उनको लिस्ट करना कर सकते हैं, ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। अच्छा, जो नंबर्स प्राइम नहीं होते यानी कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोल देते हैं। कंपोजिट नंबर्स। तो ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर प्रिसाइज डेफिनेशन की बात करूं तो द नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स having more than two factors, यानी कि प्राइम भी नहीं हो और वन भी नहीं हो, क्योंकि वन आप देखोगे ना तो प्राइम की डेफिनेशन में आ रहा है ना ही कंपोजिट की डेफिनेशन में आ रहा है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि हम लिख लेते हैं कि द नंबर वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो अगर मैं सबसे छोटा कंपोजिट नेचुरल नंबर की बात करूं तो वो आ जाएगा मेरे पास 4, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8, 9, 10, इसके बाद आएगा 12। इस प्रकार ये जो नंबर्स है वो है मेरे कंपोजिट नंबर्स, जिनको आप दो से ज्यादा फैक्टर्स हो जिनके। तो कह सकते हो कि जो नंबर्स प्राइम नहीं है मोस्टली वो सारे कैसे होंगे? कंपोजिट, एक को छोड़ के। वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इन सब के आधार पे एक और छोटी सी डेफिनेशन आती है विच इज द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर्स। तो ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मतलब? को प्राइम नंबर्स या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं इनको। ये किसी एक नंबर के लिए नहीं होता, ये दो नंबर्स को बोलते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स को बोलते हैं हम। तो दो नंबर्स को प्राइम कब होते हैं? जब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। तो टू नंबर्स आर को प्राइम, टू नंबर्स आर को प्राइम if they don't have any common factor other than 1. They don't have any factor common other than 1. ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो माना कि मैंने नंबर ले लिए 8 और 9। आप देखोगे कि ना तो 8 प्राइम है ना 9 प्राइम है, बट ये दो नंबर आपस में को प्राइम है क्योंकि 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 4, 8। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 3 और 9। दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 8 एंड 9 आर को प्राइम पेयर ऑफ नंबर्स। तो इनको हम आपस में को प्राइम बोल सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं 8 और 12 की, दीज आर नॉट को प्राइम।
ये नॉट को प्राइम क्यों है? क्योंकि इनमें आप कॉमन फैक्टर ढूंढ सकते हो क्या? 2 भी इन दोनों में कॉमन है, 4 भी इन दोनों में कॉमन है, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। इसके जस्ट बाद हम पढ़ने वाले HCF और LCM। तो को प्राइम की एक और डेफिनेशन होती है, अगर दो नंबर्स का HCF 1 हो, इफ HCF ऑफ A and B is 1, then A and B are को प्राइम। इसका एक और छोटा सा उपयोग आता है। आप सोचो कि जो भी मेरे रैशनल नंबर्स है उनको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास 4/2 है, वो भी 2 है, 6/3 है, वो भी 2 है, और इनको आप 2 लिख दो, वो भी 2 है। तो आप इन सारे ही नंबर्स को एक सिंगल p/q, ये p1/q1 है, ये p2/q2 है, ये p3/q3 है, बट फिर भी इनकी वैल्यू अलग अलग नहीं है, तो हम बोलेंगे कि जो 2 है वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और वो कब बोलोगे? जब p और q, जब ये p और q आपस में को प्राइम हो। तो बहुत बार अगर आपको रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो, इसी प्रकार आप और भी एग्जांपल्स हो सकते हो। आपके पास 1/3 है, वही 2/6 होगा, वही 7/21 होगा। इस तरह से आप कई तरीके से इसको ले सकते हो, बट मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म या मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सी है? 1/3। और ये कब आएगी? व्हेन p and q आर को प्राइम। अगर आपने इसको p/q फॉर्म में लिख रखा है और p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन फैक्टर 7 है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है। तो अगर दोनों को प्राइम हो तब जाके ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो ये हो गया इसका एक प्रैक्टिकल यूज। तो बच्चों अब हम सीखते हैं कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं नेचुरल नंबर, वो कैसे टेस्ट करते हैं। ये अपने आप में रिसर्च का काफ़ी बड़ा विषय है। और प्राइम नंबर्स का इंपॉर्टेंस कुछ इस प्रकार भी है कि आज जितने भी हम साइबर सिक्योरिटी वाले सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो सेफ है, आपके जो जीमेल वगैरह आप यूज़ करते हो, आप ईमेल वगैरह जो यूज़ करते हो वो सब सेफ है, उन सब के पीछे की जो मैथ है उसमें भी प्राइम नंबर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइम नंबर कोई नंबर कैसे टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 इन इटसेल्फ, यानी कि वो 1 के अलावा और किसी अदर नंबर से, खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अगर मैं आपको एक बड़ा और ब्रूट फोर्स का तरीका बताऊं, ब्रूट फोर्स तरीका बोलते हैं कि आपने बिल्कुल ही सारे केसेस टेस्ट कर लिए और वो बहुत ही टाइम टेकिंग तरीका है, बट आपने सारे केसेस टेस्ट कर लिए, उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है, बट फिर भी एक तरीका तो है कि कोई नंबर है, बड़ा सा नंबर n, अगर इट इज if n is not divisible by, if n is not divisible by any natural number from 2 to n-1, तो हम बोल सकते हैं कि n is prime। तो हम बोल सकते हैं कि n is, अभी थोड़ा सा बड़ा तरीका है, इसको हम बेहतर करते हैं क्योंकि साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस हमेशा एफिशिएंट चीज़ें, बेस्ट वे, ऑप्टिमल वे निकालने का ट्राई करते हैं किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने का। तो वी कैन डू बेटर देन दिस। और आप पाओगे कि इस तरीके से चेक करेंगे तो जैसे जैसे छोटे नंबर को चेक करना है तो आप कर लोगे, पर मान लो कि आपको मिलियंस में या बिलियंस में कोई नंबर है उसको टेस्ट करना है, तो इवन आप कंप्यूटर की हेल्प से भी टेस्ट कराओगे ना तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए एक एफिशिएंट एल्गोरिथम होती है कि आप सभी नंबर्स तक टेस्ट मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ रूट n तक चेक कर लो। आपको 2 से लेके n-1 तक जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रूट n तक चेक कर लोगे और वहां तक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो नंबर प्राइम हो जाएगा। अगर थोड़ा और एफिशिएंट करना है तो आप 2 से लेके रूट n तक सिर्फ और सिर्फ प्राइम से डिवाइड करके चेक कर लो, प्राइम नंबर से। अगर उनसे डिविजिबल नहीं है तो भी नंबर ये प्राइम हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और एफिशिएंट एल्गोरिथम बना देता हूँ कि एक बेटर एल्गोरिथम, दैट इफ n is not divisible by any prime number from 2 to square root of n। अब अगर n परफेक्ट स्क्वायर तो ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक कर लेंगे और उस केस में प्राइम नहीं होगा, पर अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर है वहां तक चेक करने की जरूरत पड़ेगी, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। If it is not divisible by any prime number from 2 to root n, then also we can say that then also n is prime। और आप एक्चुअल में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखिए, इस प्रकार से करके लिखोगे तो आप देखोगे कि बड़े बड़े नंबर्स के लिए भी कंप्यूटर प्रोग्राम काफी फास्ट कैलकुलेट कर लेगा।
इस पर और भी रिसर्च होती है। जैसे मैंने खुद ने IIT कानपुर से अपना बीटेक किया है, और IIT कानपुर के जो करंट डायरेक्टर है प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं वो, और अभी करंट डायरेक्टर है IIT कानपुर के। उन्होंने दुनिया का पहला ऐसा एल्गोरिथम दिया था जो कि काफ़ी एफिशिएंट टाइम है, जिसको पॉलिनोमियल टाइम बोलते हैं। पॉलिनोमियल टाइम में डिटर्मिनिस्टिक तरीके से कोई नंबर को बता देता है कि वो प्राइम है कि नहीं है। और इसके लिए उन्हें कंप्यूटर साइंस और मैथ की दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले थे, इंक्लूडिंग गॉडल प्राइज। सो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट का रिसर्च का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों, तो अभी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं CBSE बोर्ड ने जो इस छोटे से टॉपिक पे पूछे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये शो करना है कि 11 × 19 × 23 + 3 × 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और ये बहुत पहले भी नहीं पूछा था, ये 2024 में पूछा गया है 10th बोर्ड में CBSE में। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम, आपको पता है कि इन दोनों में 11 करके एक फैक्टर है, उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 11 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 19 × 23 + 3। आपको पता है ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी नेचुरल नंबर होगा। उसमें 3 जोड़ दोगे तो वो भी एक नेचुरल नंबर होगा, और ये 11 भी एक नेचुरल नंबर है। तो ये n1 × n2 दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है जो दोनों अपने आप में 1 से बड़े हैं। मतलब ये अवश्य ही कैसा नंबर है, कंपोजिट, ना कि प्राइम नंबर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। हाँ, अगर आपको एक्चुअल में ये नंबर निकालना हो तो आप कैलकुलेशन की एक छोटी सी ट्रिक यूज कर सकते हैं, एलजेब्रा वाली, a + b a - b। 19 को आप 21 - 2 लिख सकते हैं, 23 को आप 21 + 2 लिख सकते हैं, और ये +3 अलग से चल रहा है, और इंटू ये 11 अलग से चल रहा है। तो इसमें आप a - b × a + b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा 21² - 2² + 3 × 11। 21² अपने को याद होना चाहिए, ये होता है 441 441 -4 + 3 -4 + 3 मिला के कितना हो जाएगा, -1। एंड 441 - 1 कितना हो जाएगा, 440। तो ये जो लिखा है मेरे पास 11 × 440। आप चाहे तो उसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, 11 × 11 × 4 को आप 2 × 2 और 10 को आप × 2 × 5 लिख सकते हो। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आप चाहो तो इसको 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 11 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है, ना कि एक प्राइम नंबर। ये बहुत सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो और क्वेश्चन देखते हैं हम, और कौन से क्वेश्चन पूछे हैं CBSE में। क्वेश्चन ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। मैंने डेफिनेशन ही वही लिखी थी कि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, ना कम ना ज्यादा। तो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 2। ये 2020 में पूछा गया था, है ना, और रिलेटिवली थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन जो हमने एक पहले किया था, ये पूछा गया था 2021 के C मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम में, है ना। तो कंपार्टमेंट बेसिकली, C मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। सो एक्सप्लेन वाई 2 × 3 × 5 + 5 एंड 5 × 7 × 11 + 7 × 5 आर कंपोजिट नंबर। इस बार उन्होंने एक की जगह 2 पूछ लिया। काफी सिमिलर चीजें लग रही है कि 2 × 3 × 5 + 5 में क्या कॉमन आ रहा है, आप देखोगे तो 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 × 3 + 1, 2 × 3 होता है 6, 6 + 1 होता है 7। देख सकते हो कि 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो ये कैसा है, कंपोजिट। सो दिस इज नॉट प्राइम बट कंपोजिट नंबर। उसी प्रकार से आप इन दोनों में कॉमन देखोगे तो 7 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इनफैक्ट 5 भी इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो मैं 5 × 7 दोनों में कॉमन ले सकता हूँ, मेरे पास बच जाएगा 11 + 1। तो ये हो जाएगा 5 × 7 × 12। 12 को अपने आप में आप 2² × 3 लिख सकते हो। तो ये भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो ये नंबर भी कैसा है, कंपोजिट। तो आप देखते हो कि CBSE में सेम पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है, और ये कंसेप्ट कायदे से 9th में आपने इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी, फिर भी 9th के कंसेप्ट भी हमें पता होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं एक छोटा सा रिजल्ट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये सुनने में थोड़ा भारी भारी लगता है, पर ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि किसी नंबर A को आप किसी नंबर B से डिवाइड करोगे तो कोई क्वोशिएंट आएगा और कोई रिमाइंडर आएगा। ये बेसिकली डिवीजन देता है कि डिवीजन कैसे करते हैं, कैसे वर्क करता है। तो A, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इसको हमने किसी डिवाइजर B से डिवाइड किया तो कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे A इज डिविडेंड,
B is divisor, Q stands for quotient, R stands for remainder। और जहां तक रिमाइंडर की वैल्यू है वो एक होल नंबर होगा 0 से लेके, आप अगर b से डिवाइड कर रहे हो तो b से स्ट्रिक्टली छोटा, आप ये तो ये बोल सकते हो कि वो 0 से लेके b-1 तक होगा, या आप बोल सकते हो कि 0 से लेके b तक के बीच का ये कोई होल नंबर होगा, 0 से इक्वल टू या ग्रेटर देन और b से स्ट्रिक्टली लेस देन। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लूं मैं कि माना कि आप 39 को 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो कितनी बार डिवाइड हो गए पूरी तरह से, 7 पंजे 35, 5 बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो आप 39 को लिख सकते हो प्रैक्टिकली 7 टाइम्स 5 प्लस 4, तो ये आपका क्वोशिएंट आ जाता है और ये आपका रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, बेसिक कॉमन सेंस है, बट चीज़ों को एस्टेब्लिश करना, डिफाइन करना अच्छा रहता है। तो अब हम सीखते हैं कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए हुए हो तो उनका 2 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं। वन ऑफ देम इज एलसीएम एंड अनदर इज एचसीएफ। तो हम देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की 2 क्वांटिटी क्या होती है। एलसीएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, बट हम इसके एकदम डीप में जाके समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एकदम बेसिक से जाके। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, माना कि आपको निकालना है LCM ऑफ 6 and 8। तो ये जो नाम है, इस नाम के हम डीप में जाते हैं, हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम शुरुआत पीछे से करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीपल्स निकालेंगे। किसके मल्टीपल, 6 के भी मल्टीपल्स और 8 भी मल्टीपल्स। और कैसे मल्टीपल्स निकालेंगे, इंटीजर मल्टीपल्स, यानी कि एक तरह से हम टेबल लिख देंगे। तो हम पहले 6 के मल्टीपल्स लिख देते हैं। तो बताइए 6 के मल्टीपल्स क्या आएंगे। एकदम मैं 6 की टेबल लिख दूं, आगे तक जाकर हो जाएगी 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78 और ये चलते रहेगी। तो ये मैंने लिख दिया सारे मल्टीपल्स ऑफ 6। क्या लिख दिया मैंने, मल्टीपल्स ऑफ 6। अब इसी प्रकार मैं लिख देता हूं मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे, 8 की मैं टेबल लिख देता हूं, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 एंड सो ऑन। इस प्रकार ये चलते जाएंगे। तो मैंने मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख दिया, मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख दिया, तो मल्टीपल का काम हो गया। अब मुझे ढूंढने इनमें कॉमन मल्टीपल्स। क्या ढूंढने, कॉमन मल्टीपल्स। तो आप पाओगे कि 24 दोनों में कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है, 48 दोनों में कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है, 72 दोनों में कॉमन है। इस प्रकार से बहुत सारे कॉमन इनमें नंबर्स आएंगे। तो मल्टीपल्स हो गए, फिर कॉमन मल्टीपल्स को मैंने हाईलाइट कर लिया। अब इन कॉमन मल्टीपल्स में मुझे कौन सा ढूंढना है, लीस्ट। चाहे तो मैं कॉमन मल्टीपल्स की लिस्ट ही बना लेता हूं कि जो कॉमन मल्टीपल्स है ना उनके वो निकल के आते हैं मेरे पास 24, 48, 72, यू कैन गेस अगला आएगा 96। और ये सारे भी किसी टेबल में आएंगे, और वो किसी टेबल में आएंगे 24 की, और उन सब में लीस्ट कौन सा है, 24। तो ये मेरा क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है, यानी कि जिसको 6 भी डिवाइड करता है कंप्लीटली एंड जिसको 8 भी डिवाइड करता है कंप्लीटली। ये हो गया एलसीएम का एकदम बेसिक मीनिंग। तो आई होप इस तरह से समझने के बाद आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ऑलरेडी बच्चों, उसके बाद हम पढ़ते हैं एचसीएफ। जैसे हमने एलसीएम पढ़ा वैसे ही एचसीएफ को 2 नामों से हम जानते हैं। एक तो हम उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन शॉर्ट एचसीएफ, या फिर हम उसको कभी कभी जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। तो फैक्टर और डिवीजर एक ही बात होती है, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट भी एक ही बात होती है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस से कि हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ, लेट अस से
18 एंड 20, माने कि मुझे इन दोनों का HCF निकालना है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, अगेन उल्टे से चलूंगा, तो यानी कि मैं इन दोनों के सारे फैक्टर्स लिख दूंगा या डिविजर्स लिख दूंगा, फिर उनमें कॉमन डिविजर निकालूंगा एंड फिर उनमें ग्रेटेस्ट निकाल दूंगा। तो एलसीएम का थोड़ा सा उल्टा प्रोसीजर है। तो मैं लिखने की शुरुआत करता हूँ फैक्टर्स ऑफ 18 से। तो आप छोटे से लेके बड़े के क्रम में सभी फैक्टर्स ऑफ 18 बताएंगे तो क्या क्या आएगा, सबसे छोटा होगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा है ना 9, और फिर आ जाएगा मेरा सीधा 18 एंड इतने ही फैक्टर्स है 18 के। उसी प्रकार अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 24 लिख दूं तो कौन कौन से आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 6 के बाद कौन सा आएगा 8 आएगा, 8 के बाद कौन सा आएगा 12 आएगा, और 12 के बाद आएगा 24। तो ये हो गए 24 के सारे फैक्टर्स। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इनमें कॉमन फैक्टर्स हाईलाइट कर देने हैं। तो 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, और 6 भी दोनों में कॉमन है, उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है। तो मैंने फैक्टर्स का काम हो गया, कॉमन फैक्टर्स का काम हो गया। अब इन सब में मुझे कौन सा ढूंढ लेना है, हाईएस्ट। और आप पाओगे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, 6। तो इसका हो गया HCF 6। तो हमने एकदम बेसिक से जाके देखा कि LCM और HCF क्या होता है। बट अगर हमेशा ही ऐसे निकालने के तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए ऑप्टिमल टाइम में, कम टाइम में अगर आपको बड़े बड़े नंबर्स का LCM और HCF निकालना हो तो उसकी जो टेक्निक होती है उसके लिए हम एक छोटा सा रिजल्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है, ये बोलती है कि आप किसी भी कंपोजिट नेचुरल नंबर्स को या किसी भी नेचुरल नंबर्स को जो 2 या 2 से बड़ा है उसको आप प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हो। एंड नॉट जस्ट प्राइम नंबर्स की पावर्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हो, बल्कि आप उसको प्राइम नंबर्स के पावर्स के मल्टीपल्स की फॉर्म में यूनिकली लिख सकते हो। एवरी नेचुरल नंबर, इट स्टेट्स दैट एवरी नेचुरल नंबर greater than 2 can be written as product of powers of prime numbers in a unique manner। ठीक है, तो आप किसी भी नेचुरल नंबर को जो 2 या 2 से बड़ा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिख देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स इन ए यूनिक मैनर। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप बहुत ही फास्ट नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ ले पाओगे। देखते हैं कैसे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है, जैसे कि नंबर 24 है, इसको आप 2 से डिवाइड करते जाओ। इसको करने का एक बच्चों वाला तरीका आपको ध्यान में होगा कि हम एक टेबल बना रहे थे 24, तो 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 12 है ना, फिर एक और बार 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6, फिर एक और बार 2 से डिवाइड करोगे तो बच जाएगा 3, और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो बच जाएगा 1, और जैसे ही 1 आ गया हम रुक जाएंगे। तो इसको प्राइम नंबर्स की पावर में आप कैसे लिख सकते हो, 2 तो 3 बार आया तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि पहले आप 2 की पावर्स लिखो या 3 की पावर्स लिखो, आप इसको हमेशा ही ना बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे। सबसे छोटे प्राइम को सबसे पहले लिख लो, फिर उससे बड़ा प्राइम, फिर उससे बड़ा प्राइम। तो इस प्रकार आप इसको यूनिकली लिख पाओगे। अब मुझे इस थ्योरम की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है, तो सीखते हैं। तो एक डायरेक्टली नंबर ही कर लेते हैं। माना कि ये जो 385 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक छोटा सा एप्लीकेशन करते हैं कि 385 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के लिखना है। देखो डायरेक्ट एप्लीकेशन, जब हमें पता है कि इसको यूनिकली तोड़ के लिख सकते हैं तो बताओ लिखोगे कैसे। तो आप क्या करो, 385 को सबसे पहले आप, क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं, लास्ट डिजिट ऑड है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अच्छा, 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है, अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 हो तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। इसका सम ऑफ डिजिट कितना है, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 3 से डिविजिबल नहीं है।
तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम कौन सा आता है 5, और 5 से क्लियर कट डिविजिबल है कितनी बार 5 7 35 और 5 7 35 77 टाइम्स। नेक्स्ट ये 7 से डिविजिबल है कितनी बार 11 टाइम्स, और नेक्स्ट ये 11 से डिविजिबल है 1 टाइम्स। तो इसको आप प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में तोड़ के कैसे लिख सकते हो 5 into 7 into 11। और ये कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन नंबर बॉम्बे 5 into 7 into 11। तो अब इसके आधार पे हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। लेट अस डू द सेम क्वेश्चंस अगेन बट दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। माना कि मुझे 6 और 8 का एलसीएम निकालना, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 की पावर 1 into 3 की पावर, और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 की पावर 3 into दैट्स इट, बस 2 की पावर 3 ही होता है। अब अगर मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो मैं क्या करूंगा हर एक नंबर में सी प्राइम की हाईएस्ट पावर ले लूंगा। हाईएस्ट पावर लेने से क्या होगा कि ये नंबर भी उससे डिविजिबल हो जाएगा और ये नंबर भी उससे डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर मुझे एलसीएम ऑफ 6 और 8 लिखना है तो मैं दोनों की हाईएस्ट पावर ले लूंगा। 2 की पावर ले ली मैंने 3, अब 3 की पावर यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब क्या मैं मान सकता हूँ कि 3 की पावर 0 है, और 1 और 0 में कौन बड़ा है 1। तो एलसीएम हम जब भी लेंगे तो जो भी हायर पावर है वो ले लेंगे, तो 3 की पावर 1 है वो ले लेंगे, और 2 क्यूब कितना होता है 8, 3 की पावर 1 होता है 3, और 8 into 3 होता है 24। जैसे कि आपको याद होगा इनका एलसीएम हमने 24 निकाला था। सो द ट्रिक इज टू फाइंड द एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स। सबसे पहले आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उसमें टेक दी, अगर मैं एक छोटा सा रूल बताऊं तो यू हैव टू टेक दी हाईएस्ट पावर ऑफ, हायर बोल लो चाहे हाईएस्ट बोल लो, हाईएस्ट इसलिए क्योंकि कभी कभी हमें 2 से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम भी निकालना होगा। तो 3 नंबर्स का अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो तीनों में किसी भी प्राइम की जो हाईएस्ट पावर है वो आप ले लेनी है। तो ये मोस्ट जनरल हो जाएगा कि टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी प्राइम, और इस तरह से आप सभी प्राइम्स की हाईएस्ट पावर ले लोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, वहीं एचसीएफ में क्या करना पड़ेगा लोएस्ट पावर। अगर आप जो भी कॉमन पावर है वो लेना है तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपको 850 एंड 500 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे इनमें से हर एक को प्राइम फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो जो 850 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है आपको पता होगा कि ये 17 into 5 है 85 जो है, और 10 को भी आप 2 into 5 लिख सकते हो, तो इसको आप लिखोगे 2 into 5 square into 17। वैसे ही जो 500 है ये लिखा है 5 into 10 into 10, और हर एक 10 को आप 2 into 5 लिख सकते हो, तो ये लिखा हुआ है 2 square into 5 का क्यूब। आप चाहे तो इसको अलग से साइड बाय साइड कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली कैलकुलेट करने में, बट बेटर होगा कि अगर आप मेंटली इस तरह से करना सीखोगे। इसको मैंने सोचा 5 into 10 into 10, और हर एक 10 को लिख दिया हमने 2 into 5 2 into 5, तो 2 कितनी बार आया 2 बार, 5 कितनी बार आया 3 बार। एक बार मैंने ऐसे लिख दिया तो मुझे पता है कि मैं हर एक प्राइम की कौन सी पावर लूंगा एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर। तो इनका एलसीएम लिखने में मैं कैसे लिखूंगा एलसीएम ऑफ 850, 500 इज 2 की पावर हायर 2 है तो मैं वो ले लूंगा, 5 की हायर पावर 3 है तो मैं वो ले लूंगा, और 17 की हायर पावर 1 है तो मैं वो ले लूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में है। अच्छा ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इनको किसी और ऑर्डर में लिख दो तो भी बात वही है। तो जहां तक 17 into 5 cube into 2 square है, इस पूरे को आप फिर से 500 भी लिख सकते हो। आप पाओगे कि 5 cube into 2 square कितना है 5 into 2 10, एक और 5 into 2 10, 10 into 10 100, और 100 into 5 हो गया 500। तो दिस इज द सेम एज 500 into 70 जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो कभी कभी आपको थोड़ा सा और आगे जाके थोड़ी और कैलकुलेशन करके लिखना पड़ सकता है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। सो बच्चों अब हम देखते हैं कि जो चीज़ हम नंबर्स के लिए कर सकते हैं वो हम सिंबल्स की फॉर्म में दिया जाए तो भी कर सकते हैं क्या। ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं। एक नंबर है p इज 18 a स्क्वायर b की पावर 1, और q एक नंबर है 20 a क्यूब b स्क्वायर, जहाँ पे a और b प्राइम नंबर्स है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो हम इसको प्रॉब्लम्स को 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। जो नंबर्स है प्योरली यानी कि 18 और 20 उनका एलसीएम तो अलग से निकाल लेंगे, और जो सिंबल्स की फॉर्म में दिए हुए हैं a स्क्वायर b की पावर 1 एंड a क्यूब b स्क्वायर, इनका एलसीएम अलग से निकाल लेंगे।
इनमें हम क्या करेंगे, सिंपली हर एक प्राइम की हायर पावर डालेंगे। जैसे कि ए और बी प्राइम दिए हुए, तो ए की हायर पावर है 3 और बी की हायर पावर है 2, तो इनका एलसीएम सीधा सीधा हो गया a क्यूब इंटू बी स्क्वायर। 18 और 20 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, तो 18 का होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर और 20 का होगा 2 स्क्वायर इंटू 5। इनमें हर एक प्राइम की हायर पावर लगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। तो ये हो जाएगा 5 2 10, 3 3 9, 9 2 18 और 180, ये आपके पास आ जाएगा 180। और अब आप इन दोनों को फिर से कंबाइन कर दोगे, तो जो एलसीएम ऑफ 18a स्क्वायर बी कॉमा 20a क्यूब बी स्क्वायर आएगा, वो निकल के आ जाएगा कितना, वो निकल के आ जाएगा 120a क्यूब बी स्क्वायर। इसमें एक छोटी सी चीज और देनी चाहिए थी कि ये जो a और b प्राइम्स है ना, वो 2 3 और 5 के अलावा है, अन्यथा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो ये आपको अपनी तरफ से समझना था कि ये जो प्राइम्स है वो 2 3 5 के अलावा है। सो बच्चों, इसी प्रकार हमें एक और क्वेश्चन है कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q इज 221, तो हमें 3p माइनस q की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, p जो है वो q से बड़ा है, तो क्यों ना मैं 221 के फैक्टर्स देखूं। ठीक है, 221 दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट इन्होंने दे रखा है, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, 2 2 4 1 5, 3 से डिविजिबल तो ये नहीं है। क्या ये 5 से डिविजिबल है, नहीं। क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं। क्या ये 11 से डिविजिबल है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, नहीं। क्या ये 13 से डिविजिबल है, 13 एकम 13, और बचे कितने, 9 और 13 7 91, यस। तो 13 गुना 13 एकम 13 और 13 7 91 17, तो ये 13 और 17 इन दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। अब इसमें इन्होंने ठान लिया कि p जो है वो q से बड़ा है, तो छोटे वाले को हम नाम दे देंगे q और बड़े वाले को हम नाम दे देंगे p। ठीक है बच्चों, और बोला गया है कि जो 3p माइनस q है, अब एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोला है ना, तो वो उनमें से एक 17 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा, बड़ा वाला 17 छोटा वाला 13। तो मुझे 3p माइनस q की वैल्यू निकालनी है। तो 3p कितना मिलेगा, 3p हो जाएगा 17 3 51, माइनस q कितना हो जाएगा 13, और 51 माइनस 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 11 में से 3 गए 8 और 4 में से 1 गया, है ना, 4 में से 1 गया 3, तो ये मेरे पास आएगा 38, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि मेरा को HCF निकालना है, HCF ऑफ लेट अस से 36 एंड 90, तो मैं क्या करूंगा, फिर से हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 36 है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और जो 90 है ना, 90 क्या है, 18 इंटू 5 है, वो है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर। तो इसमें मैं जैसे वहां पे मैं एलसीएम निकालते टाइम हर एक प्राइम की हाईएस्ट पावर ले रहा था, हियर आई विल टेक द लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम टू फाइंड द HCF। ठीक है, तो इस बार देखना क्या क्या चेंज आएंगे। अगर मुझे HCF निकालना है इनका, तो 2 की छोटी पावर कौन सी है 1, तो 2 की पावर मैंने 1 ले ली। 3 की पावर दोनों में सेम है, तो उनमें क्या छोटी क्या बड़ी 2 ही आएगी। अब 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। आप इमेजिन करो यहाँ पे 5 नहीं है, मतलब मैं 5 की पावर 0 इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो पावर 1 छोटी है या पावर 0 छोटी है, पावर 0 छोटी है, मतलब मैं 5 को नहीं लूंगा। एलसीएम में क्या हो रहा था, दो नंबर कोई नंबर है, कोई प्राइम है, वो एक में फीचर हो रहा है एक में नहीं हो रहा, तो मैं उसको एलसीएम में काउंट कर लेता हूँ। पर एचसीएफ में कोई प्राइम नंबर अगर एक नंबर में आ रहा है और दूसरे में नहीं आ रहा, तो मैं उसको नहीं लूंगा, मैं उसको नहीं लूंगा, अदरवाइज वो इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। इसलिए मात्र यही एलसीएम आ जाएगा, और ये कितना हो गया 3 3 9 और 9 2 18, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आ जाएगा 18। तो आई होप आपको सारी निटिग्रिटीज, HCF और LCM का बेसिक मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में प्रैक्टिस में कैसे निकालते हैं, वो सब पता चल गया होगा। तो इसके बेसिस पे भी हम देखते हैं और आगे। तो ये एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि इवन इफ कई बार ऐसा होता है कि दोनों करेक्ट है, पर क्या आप लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहे हो, ए से शुरू करके बी तक आप पहुंच पा रहे हो क्या।
तो स्टेटमेंट 1 है, असर्शन है, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स a and b द HCF ऑफ a and b इज अ फैक्टर ऑफ द LCM ऑफ a and b। सोचो जरा, अगर हम बेसिक डेफिनेशन से ही जाएं, अभी हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका देखा उसमें LCM में हम हर एक प्राइम की हाईएस्ट पावर लेते हैं, HCF में हम हर एक प्राइम की लोएस्ट पावर लेते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि हाईएस्ट पावर जो है किसी प्राइम की वो लोएस्ट पावर से किसी प्राइम से डिविजिबल होगा ही होगा, एंड दैट्स व्हाई यू कैन से दैट LCM हमेशा HCF से डिविजिबल होगा। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ये बोला गया कि HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स डिवाइड्स बोथ द नंबर्स। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो किसी भी दो नंबर्स का HCM है वो दोनों को डिवाइड करता है, A और B को। तो LCM जो होता है दैट डिवाइड्स बोथ A एंड B, एंड HCF होता है वो A और B दोनों को डिवाइड करता है। एंड बाय दैट लॉजिक अगर A B को डिवाइड करता है और B C को डिवाइड करता है तो A भी C को डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो बाय दैट लॉजिक यू कैन से दैट असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और असर्शन जो है, जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सो बच्चों, अगर सीबीएसई बोर्ड में किसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ में एक बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, ब्यूटीफुल सा रिलेशन होता है। वो होता है कि a into b equals to LCM of a comma b times HCF of a comma b। यानी कि दो नंबर्स के LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। और ये बहुत ही आसान सा, सिंपल सा रिजल्ट है। इसको हम देखते हैं सीबीएसई के पीवाईक्यूज में सॉल्व करने में कैसे उपयोग में लाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं हर साल, 60 साल। जैसे कि आप लास्ट ईयर की बात करें 2025 में, तो अगर HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b एक है तो उनका LCM क्या हो जाएगा। अगर हमने अभी जो रिलेशन यूज किया है उसका मैं यूज करूं तो HCF इंटू LCM विल बी इक्वल्स टू a इंटू b। और अगर मैं HCF को 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो सीधे सीधे LCM किसके बराबर आ जाएगा, a b की। और ये आपका ऑप्शन में है भी, ऑप्शन नंबर डी। मार्क करो, एक नंबर और आगे बढ़ो। देखो एक और क्वेश्चन, और ये कौन से ईयर में पूछा गया है, 2020-21 में पूछा गया है। बोला गया है कि x इंटू वाई, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 180 है और उनका जो HCF है वो 3 है, तो उनका LCM क्या होगा। सेम कंसेप्ट, वन मोर क्वेश्चन। तो वही HCF इंटू LCM इक्वल्स टू x इंटू वाई। HCF 3 है, LCM निकालना है मेरे को, x इंटू वाई 180 के बराबर दिया हुआ है। तो उनका LCM कितना हो जाएगा, आप 3 से डिवाइड कर दोगे 180 बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 6। है कि नहीं आसान। करते जाते हैं इसको क्वेश्चंस। और देखो क्या पूछा है प्रीवियस ईयर में। बताया गया है कि HCF ऑफ 39 एंड 91 इज 13। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं थी, सबको पता ही होता है। तो इनका LCM क्या होगा। वैसे आप ये बिना इस डेटा का भी कर सकते थे, पर अगर इस फैक्टर यूज करके करना ही है तो ये हो जाएगा 39 इंटू 91 इक्वल्स टू 13 इंटू LCM। अब आप 13 से डिवाइड कर दोगे तो 13 3 39, और 91 टाइम्स 3 हो जाएगा 3 एकम 3 9 3 27, तो ये हो जाएगा LCM ऑफ 39 इंटू 90। इन्होंने जानबूझ के डेटा ऐसा दिया कि आप इस वाले ही रिजल्ट का यूज करो जो अभी अभी हमने सीखा है। एक और देखो 2021-22 में पूछा गया कि LCM ऑफ x एंड 18 बराबर 36 एंड HCF ऑफ x एंड 18 बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हम वही लगा दें कि x इंटू 18 इक्वल्स टू 36 इंटू 2, और फिर डिवाइड करते हैं 18 दूनी 36, तो x की वैल्यू सीधे सीधे मेरे पास क्या आ जाएगी 4। ये जो ईयर था ये कोविड ईयर था, और कोविड ईयर में जो भी एग्जाम था उसको टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड कर दिया था, तो ये टर्म 1 में आया था। एक और असर्शन रीजन देखो। असर्शन बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड देयर HCF इज 17, देन देयर LCM इज 340। और स्टेटमेंट आज जो बोला है रीजन, वो बोला गया कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। देखो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, पर ये इस रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ फैक्टर होना काफी नहीं है। फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक टर्म्स में ऐसा होता है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। तो फैक्टर होना काफी नहीं है, तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है,
पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो इसका जो आंसर है वो बी होगा। और इसमें कोई भी एम्बिग्युइटी की गुंजाइश ही नहीं है। अगर रीजन इनफ होता, अगर यही रीजन इनफ होता तो फिर उससे हम इसको प्रूव कर पाते हैं असर्शन को। बट HCF LCM का अगर फैक्टर है तो फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, उससे आप कभी भी ये प्रूव नहीं कर पाओगे कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये है और HCF ये तो LCM ये होगा। इस फैक्ट से तो अलोन प्रूव नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लगेगा। कौन सा एक्स्ट्रा फैक्ट? जो हमने अभी अभी सीखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM इनटू HCF। तो इफ एंड ओनली इफ अगर स्टेटमेंट 2 में वो लिखा हुआ होता तब जाके ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो पाता। ऑलरेडी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर HCF इज 13। उनमें से एक 26 है तो दूसरा निकालो। माना कि दूसरा नंबर x है, तो x इंटू 26 बराबर आ जाएगा 182 इंटू 13। फैक्टर्स कैंसिल करते हैं, 13 टू द 26 एंड ये हो जाएगा 91। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई सीधा सीधा 91। अच्छा बच्चों, जैसे कोई भी नंबर है उसको हमने एक टेबल बना के फैक्टर्स करना सीखा था, उसी प्रकार से आप फैक्टर टी बना सकते हो। उसका एक छोटा सा एग्जांपल होता है, माना कि आपको फैक्टराइज करना है से 180, तो आप क्या करते थे कि आप 2 से डिवाइड करते जाते थे। तो इस बार जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आप 2 को तो यहाँ पे लिख दो एज ए ब्लॉक, और जो एक 180 को 2 से डिवाइड करके बचा उसको आप यहाँ पे लिख दो। कितना बचा? 90। फिर आप 90 को 2 से डिवाइड कर सकते हो और फिर डिवाइड करने के बाद जो बचा उसको यहाँ पे लिख दो। कितना बचा? 45। अब 2 से तो 40 डिवाइड नहीं कर सकते, आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपने 3 से डिवाइड कर दिया और फिर जो नंबर बचा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। कितना बचा? 50। फिर आप फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया और फिर नंबर जो बचा 5 उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। अंत में इसको आप 5 से डिवाइड करके लिख सकते हो और जो नंबर बचा वो आपने यहाँ पे लिख दिया। वो आपको आगे तक जाने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही एक सिंगल प्राइम आ गया तो आप वहीं पे स्टॉप कर सकते हो। तो ये हो गया इसका फैक्टर ट्री। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन इसने भी पूछा है CBSE ने 3 मार्क्स का, कि एक बार हम फैक्टर ट्री बनाना और रीड करना आ गया तो हम उसका इन्होंने बहुत सारा डेटा मिसिंग दे दिया, तो हम उस डेटा को धीरे धीरे करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो जो नंबर बचेगा वो B होगा। ठीक है ना, तो हम सारे ब्लैंक्स फिल कर देते हैं। हमें x y a और b के वैल्यू निकालनी, तो हम नीचे से शुरू करते हैं। 35/5 कितना होगा? 7। तो b बराबर मेरा आ गया 7। फिर देखो 35 टू द 70, फिर 200 इनको आप 70 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3। तो a इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 3। y कैसे आएगा? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो y आएगा। तो 210 into 2 कितना होगा? 420। तो y मेरे पास आ गया 420 और 420 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 840 और ये मेरे पास x आ जाएगा।